जलवायु विज्ञान में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वायुमंडल में हल्की गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो वायुमंडल अशांत हो जाता है, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसी अशांति के कारण होती हैं। और आप जानते हैं कि सबसे हल्की जो गैस होती है वायुमंडल की वो होती है जलवाष्प। जलवाष्प जब कहीं भी वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो वायुमंडल अशांत हो जाता है और आंधी तूफान वर्षा जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं। जलवाष्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे वायुमंडलीय घटनाओं में। तो हम जलवाष्प की भूमिका और जलवायु विज्ञान को समझने के लिए पहले कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे, उसके बाद एक एक करके आपको सारी घटनाओं की व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। इस बार की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विशिष्ट ऊष्मा पर एक सीधा सवाल आया था, बाकी सभी सवाल विपरीत थे लगभग, लेकिन एक सीधा सवाल आया था कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में सामान्यतः न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक सर्दी पड़ती है, और उसका कारण बताया गया था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। और इसमें कथन कारण था कि ए सही है और उसकी बी उसकी सही व्याख्या है। तो ये सही है कि जब समुद्र तटीय क्षेत्रों में न तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पाती है और न ज़्यादा सर्दी पड़ने पाती है, जिसका कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक होना है। जल की विशिष्ट ऊष्मा जल के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। जल के 1 ग्राम भार का तापमान बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.186 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे जल की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और यहीं से हमारा कैलोरी भी परिभाषित है। 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी होती है। आगे जो गुप्त ऊष्मा की बात की जाएगी वो सब कैलोरी में की जाएगी, और कैलोरी को जब जूल में बदलना है तो उसमें हमें 4.186 का गुणा करना होगा। तो इस तरह जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है प्रति ग्राम 4.186 जूल होती है, यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.186 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा धारिता इसी से मिलता जुलता हुआ एक रूप है, लेकिन यह इसके लिए द्रव्यमान परिभाषित नहीं, यानी भार परिभाषित नहीं है। इसमें ऊष्माधारिता से मतलब है किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहेंगे। अब हम आते हैं गुप्त ऊष्मा के रूप में। गुप्त ऊष्मा को जानते हैं। गुप्त ऊष्मा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये गुप्त होती है, यानी कि इसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है बिना ताप बढ़ाए, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसी के साथ साथ हम संवेदनशील ऊष्मा को भी समझ लेते हैं, तब इसको व्याख्या करते हैं। संवेदनशील ऊष्मा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संवेदनशील होती है। यह आपको आनंद भी दे सकती है, कष्ट भी दे सकती है। जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है तो ये ऊष्मा कष्ट दे रही है। यही ऊष्मा जब गर्मी पड़ती और घनघोर ठंडक पड़ रही होती, उस समय थोड़ी सी आपको गर्मी मिल जाती तो उस समय आपको आनंद देती। इस समय जब ठंडक थोड़ी सी मिल जाए तो आपको आनंद आएगा। और ठंडी के मौसम में यदि तापमान थोड़ा सा और गिर जाए तो आपका कष्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से आपकी संवेदनशीलता को यह ऊष्मा प्रभावित करती है, इसीलिए इसे संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। और इसे हम महसूस कर सकते हैं छूकर, लेकिन गुप्त ऊष्मा को हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि बर्फ़ है। बर्फ़ 1 ग्राम बर्फ़ आप लेंगे तो इसके तापमान सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको ऊष्मा देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही यह बना रहेगा तब तक कि जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी में न बदल जाए, यानी जल द्रव में न बदल जाए। ये ठोस के रूप में था और ये द्रव में बदल जाएगा। और इसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब इसका उल्टा भी है
यदि 1 ग्राम जल बर्फ में बदलता है तो 80 कैलोरी ऊष्मा वह मुक्त कर देगा, वायुमंडल में मुक्त कर देगा। इसी तरह से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब यदि मान लीजिए आप इसको और गर्म करें, ये पूरा का पूरा निकाय द्रव में परिवर्तित हो गया है, यानी कि ठोस हट गया है और 1 ग्राम जल आपको बर्तन में मिल गया। अभी भी आप इसे गर्म कर रहे हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। उसके बाद वाष्पन होगा। वाष्पन हालांकि हर पॉइंट पर होता है, लेकिन यहाँ आप समझने के लिए मान लें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पन शुरू होता है और 1 ग्राम जल तब तक बना हुआ है। तो 1 ग्राम जल जब तक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा तब तक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका तापमान नहीं जाएगा, इस बर्तन का, इस निकाय का, जब तक कि पूरा का पूरा जल वाष्प में न बदल जाए। लेकिन इस बीच आप 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 ग्राम जल वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा आप खर्च कर चुके होंगे। 540 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। रिवर्स आप सोचें, यानी 1 ग्राम भार का वाष्प यदि जल में परिवर्तित होता है तो वह वायुमंडल में 540 कैलोरी ऊष्मा मुक्त करता है। अब इसका कुछ अनुप्रयोग देखें। जैसे कहा जाता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो वायुमंडल हल्का हल्का गर्म होता है। कारण उसका यह है कि बर्फ़ जम रही होती है और वह जो गुप्त ऊष्मा वाष्प के रूप में रखी रहता है वो वायुमंडल में मुक्त कर देता है। लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो वह मौसम ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा कष्टप्रद हो जाता है, क्योंकि पिघलने के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा वह वायुमंडल से लेता है। उसी तरह से कहा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से आपके हाथ में जब जलन हो और उसी टेम्परेचर के वाष्प से जलन हो तो वाष्प का जलन ज़्यादा कष्टप्रद होता है। इसका कारण यही है कि पानी से आप जलते हैं तो केवल पानी से जलते हैं और वहाँ से वाष्पन होता है जिससे आपको ठंडक मिलने लगती है। लेकिन जब भाप लगती है तो भाप तेज़ी से गुप्त ऊष्मा आपकी त्वचा पर मुक्त करती है और जल की तुलना में बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि 1 ग्राम भाप यदि आपकी त्वचा पर संघनित होती है तो उससे 540 कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो जाती है, जो आप जलन बढ़ाने में मददगार होती है या और ज़्यादा जलन बढ़ाती है। अब जल का त्रिक बिंदु है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 0.01 डिग्री सेल्सियस ताप को जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है और पूरी की पूरी आधार बिंदु की परिभाषा यहीं से होती है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस जिसे परिभाषित है, यह सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस ही इसे कहा जाता है, लेकिन वास्तविक में विज्ञान में यह 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप जब 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं अन्य विषयों में तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये त्रिक पॉइंट वह पॉइंट होता है, तापमान और दाब का वह बिंदु होता है जिस पर जल तीनों दशाओं में ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है। इस 0 डिग्री सेल्सियस का आपको जल मिल जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आपको बर्फ़ मिल जाएगी और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको जल वाष्पित होते हुए भी दिख जाएगा। तो ये जल का त्रिक बिंदु है। तो अब मैं ये विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, संवेदनशील ऊष्मा आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो जल का त्रिक बिंदु है वो समझ गए होंगे। हालांकि इसका बहुत उपयोग यहाँ नहीं किया जाना है। गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता मतलब किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहेंगे। अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि विशिष्ट ऊष्मा की क्या भूमिका होती है। तो पहला जो बीच के इसके पूर्व सवाल उठाया गया था कि तटवर्ती क्षेत्रों में विशिष्ट ऊष्मा के कारण न बहुत अधिक गर्मी पड़ने पाती है न बहुत अधिक सर्दी पड़ने पाती है, या कैसे होता है। इसे मान लीजिए जब बहुत तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो इस गर्मी को जल अवशोषित कर लेता है। ध्यान रहे कि सभी पदार्थों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, अन्य सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जल से कम होती है। तो
जब गर्मी पड़ने लगती है तो जल उस पूरी ऊष्मा को, जो गर्मी सूर्य से आ रही है, उसे विशिष्ट ऊष्मा के रूप में अवशोषित कर लेती है और इसका वाष्पन होने लगता है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में भी कुछ ऊष्मा खर्च हो जाती है। कुछ जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाता है। तो जो ये ऊष्मा आती है, अवशोषित कर ली जाती है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के रूप में, यह ऊष्मा उस गर्मी को अवशोषित कर लेती है। और जब इसलिए वहाँ गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ने पाती है। दूसरी तरफ यदि उस क्षेत्र में, उस तटवर्ती क्षेत्र में ठंडक पड़ने लगती है तो वहाँ जो समुद्री जलवाष्प होती है, समुद्री जल के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो जलवाष्प होती है वह संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और जो गुप्त ऊष्मा अपने साथ 540 कैलोरी प्रति ग्राम लेकर उड़ रही है जलवाष्प, वह मुक्त हो जाती है। संघनित होते ही वह ऊष्मा मुक्त हो जाती है और मौसम जो ठंडा हो रहा होता है वह गर्म हो जाता है। इस तरह से उस तटवर्ती क्षेत्र के ताप में स्थिरता बनाए रखने के लिए विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेगिस्तानों में इसकी भूमिका, रेगिस्तान माने वो शुष्क क्षेत्र, तो यहाँ जलवाष्प का अभाव है। इसलिए जब गर्मी पड़ती है दिन के समय में तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। यदि यहाँ जलवाष्प होती तो जो जल होता वह गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता। लेकिन वहाँ जल नहीं है, इसलिए दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात के समय जल नहीं होने के कारण, जलवाष्प नहीं होने के कारण तापमान बहुत तेज़ी से गिर जाता है। इस तरह से जो जलवाष्प है यह ऊष्मा को, तापमान को समतापी बनाए रखने में मददगार होती है। पृथ्वी पर मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्यातप से प्राप्त होती है। सूर्यातप से हमें जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है वो विकिरण विधि से मिलती है। विकिरण विधि की विशेषता यह है कि यह बीज के पारदर्शी माध्यम को गर्म नहीं करती है, बल्कि जहाँ इसको पूरी तरह से रोक लिया जाता है वहाँ से ये गर्म करती है। यानी जो ऊर्जा आती है वो वायुमंडल को गर्म न करके सीधे पृथ्वी तल को गर्म करती है। पृथ्वी तल के गर्म होने से यहाँ से यदि जलवाष्प उपस्थित है तो वाष्पन होता है और इसके निकटवर्ती वायु की सतह इसके चालन से गर्म होती है। चालन और संवहन विधि से निकटवर्ती वायु की सतह गर्म होती है। जब वायु की सतह गर्म होती है तो हवा में प्रसार होता है और जो चीज़ प्रसारित होती है वह हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ प्लवन के नियमानुसार प्लवित होने लगती है, यानी ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब हवा का कोई भाग ऊपर उठता है तो उसमें प्रसार होता है और वो ठंडा होने लगता है और इस ठंडा होने की दर को सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। यानी वायुमंडल में जब कोई हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो ऊपर उठते हुए क्रमशः वह ठंडी होती है। ठंडी होने की प्रक्रिया में उसमें जलवाष्प जो होती है वह एक निश्चित सीमा पर संघनित होने लगती है। संघनन के पहले उस पॉइंट को ओशांक बिंदु कहा जाता है और ओशांक बिंदु के जस्ट बाद, तुरंत बाद उसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में बताना होगा, जो अलग से हम बताएंगे कि कब हवा सेचुरेट होती है यानी संतृप्त होती है, कब असंतृप्त होती है, ताप का संतृप्त या असंतृप्त होने में ताप का क्या असर होता है, यह सब आपको अलग से बताएंगे। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि वास्तव में वर्षा होती कैसे है। तो जब हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, ठंडी होने के कारण उसमें संघनन प्रारंभ होता है और उस संघनन से बादल बनते हैं और जल की बूंदें बनती हैं और वो जल की बूंदें एक दूसरे से मिलकर भारी होती हैं और पृथ्वी पर जब गुरुत्व के प्रभाव में गिरती हैं तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है चलता है। अब यहाँ चक्रवात भी आते हैं, सामान्य वर्षा भी होती है, इसके विभिन्न रूप हैं। इसके लिए अलग अलग आपको वीडियो बना के समझाया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।